हेलो एवरीवन। पंचायती राज में हमने एक पार्ट आपको बताया था किस तरीके से राजनीतिक विकेंद्रीकरण हुआ और वास्तविक रूप में पंचायती राज का मूल उद्देश्य था गांधी के ग्राम स्वराज्य की संकल्पना को साकार करना। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको बता दें कैसे हम पुराने बातों को वर्तमान से जोड़ देते हैं। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जिन्हें जो अपनी रिपोर्ट दिया था, तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने कहा था कि पंचायती राज केवल प्रशासनिक सुविधा का मामला नहीं है, यानी पंचायती राज ग्राम स्वराज्य की धारणा है। और जब ग्राम स्वराज्य की बात करते हैं तो इसका मतलब है गांधी का एक आत्मनिर्भर जो गांव की संकल्पना थी। गांधी के गांव में गांव कैसा होना चाहिए, जहाँ शिक्षा की व्यवस्था हो, जहाँ सफाई हो, जहाँ लघु उद्योग कुटीर उद्योग हो और जहाँ पे स्वच्छता भी हो और जहाँ ग्रामीण जनता का न केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो बल्कि उनके नैतिक उत्थान भी हो, ऐसा ग्राम स्वराज्य का विचार गांधी का था। जो पंचायती राज इस व्यापक उद्देश्य के लिए लागू थी, जहां भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र लाया जाए, ग्राम स्वराज्य लाया जाए और दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना की जाए। यानी पंचायती राज का मतलब ये नहीं था केवल प्रशासनिक विकेंद्रीकरण कर देना। तो फिर आप सवाल पूछेंगे कि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और राजनीतिक विकेंद्रीकरण में क्या फर्क है। तो इसका एग्जाम्पल आपको बता दें, इसलिए हम दूसरा सेक्शन देखेंगे पंचायती राज में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। इसके साथ ये भी आपको याद दिला दें, कई लोग जब एक टॉपिक के बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि उस सिलेबस को देखते हैं बहुत सारे टॉपिक छूट गए। याद रखिए, हम सब टॉपिक आपको बताएंगे लेकिन क्रमिकता खुद तय करेंगे। हम उस क्रमिकता से नहीं चलते जैसे सिलेबस में लिखा गया है। यही तो विषय की समझ है कि विषय में कैसे हम समझ विकसित करें, कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम क्यों किसी टॉपिक को क्रमिकता से लेते हैं, इसका मतलब है टॉपिक का महत्व हो सकता है, उसके बाद फिर बाकी टॉपिक को ले लेंगे, किसी घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम देखें कि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण कैसे होता है और कैसे पंचायती राज ने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण किया, तो अगर पंचायती राज के आर्टिकल्स आप देखेंगे तो आर्टिकल्स में शब्दों का प्रयोग नहीं है। अब पंचायती राज के आर्टिकल्स में आप देखेंगे तो उसमें ग्राम सभा की बात है, 3 स्तर के पंचायत की बात है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट की बात नहीं है कि राजनीति सहभागी लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और यही पढ़ने का तरीका है कि हम कैसे फैक्ट से कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। और इसका इससे भी प्रमाणित होता है कि संविधान केवल वैधानिक दस्तावेज नहीं है, ये अपने आप में एक ऐसा दस्तावेज है जो तमाम राजनीतिक विचारधाराओं का समावेश है, जिसमें उदारवादी विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है। तो संविधान को हम केवल तथ्यों का संग्रह, अनुच्छेद का भाग मान के नहीं चलते। अब अगर हम देखें कि किस तरीके से प्रशासनिक विकेंद्रीकरण हुआ, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, तो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण आप याद रखिए, जब हम पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण भी हो सकता है, लेकिन प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का यह मतलब नहीं है कि उसमें राजनीतिक विकेंद्रीकरण भी हो जाए। और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण जहाँ तक बात होती है वो तो निजी कंपनी का भी हो सकता है। और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का उद्देश्य क्या होता है कि निर्णय ज़्यादा त्वरित हो जाए, निर्णय ज़्यादा कुशल हो जाए, सेवाएं ज़्यादा प्रभावी हो जाए। जैसे कि कोई निजी कंपनी है, उसने कहीं पे 10 आउटलेट खोल रखे हैं, तो उसने पूरे शहर में अगर 25 आउटलेट खोल दिया, तो ये क्या है कि उसके सेवाओं का विकेंद्रीकरण हो गया, ज़्यादा सेवाएं त्वरित हो गई, फास्ट हो गई। लेकिन प्रशासनिक विकेंद्रीकरण में जनता की सहभागिता सुनिश्चित हुई, ये तय नहीं हुआ। जैसे कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ केंद्रीकरण क्यों है, क्योंकि जनपद के प्रशासन की बात की जाए तो वहाँ पे जिलाधिकारी की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है, तो ये तो केंद्रीकरण का एग्जाम्पल है। तो जिलाधिकारी की शक्तियों को कम किया जाए, उसके लिए हमें अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का प्रावधान करना पड़ेगा। जैसे कि ये पंचायती राज है और पंचायती राज में जब प्रशासनिक अधिकारियों को देखिए, ग्राम स्तर पे
सबसे निम्न स्तर पर, या आधार, निम्न के बजाय कहा जाए आधारभूत स्तर, ज़्यादा अच्छा तरीका है बजाय कि निम्न स्तर कहा जाए, क्योंकि यहाँ पे अब इस बात को संसदीय लोकतंत्र से जोड़ के देखिए तो हमारी पूरी डेमोक्रेसी में स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका का सम्मिश्रण चलता है, टॉप से लेके बॉटम तक। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री अस्थायी कार्यपालिका है, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्थायी कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री अस्थायी कार्यपालिका है, कैबिनेट सचिव स्थायी कार्यपालिका है, यानी नीचे से लेके ऊपर तक ये कॉम्बिनेशन चलता है स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका का। और आप याद रखिए इन दोनों का समन्वय ही प्रशासन को बेहतर बनाता है। अगर हम ये सोचें केवल प्रशासनिक अधिकारी शासन कर लेंगे तो समस्या ये आती है कि प्रशासनिक अधिकारी, चूंकि उन्हें कार्यकाल का स्थायित्व मिलता है, इसलिए कई बार प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं और कई बार उनकी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होती। और जो राजनीतिक नेतृत्व होता है वो जवाबदेही सुनिश्चित करता है, क्योंकि वो जनता से निर्वाचित होकर आता है। जो राजनीतिक नेतृत्व है वो हर 5 साल में बदलेगा, इसीलिए वो स्वाभाविक रूप में जनता की इच्छाओं, आकांक्षाओं के प्रति ज़्यादा जागरूक होता है। इसीलिए हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थायी कार्यपालिका के ऊपर किसको रखा गया है? अस्थायी कार्यपालिका। तो पंचायती राज में भी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका का संबंध देखा जाए तो यहाँ पे कौन है? ग्राम प्रधान, गांव के स्तर पर। और उसको यहाँ जो 2 प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं, भूमि प्रबंध का मूल जिम्मेदारी, भूमि प्रबंध की जिम्मेदारी जो दी जाती है वो है, गांव का सबसे आधारभूत अधिकारी है, वो है लेखपाल। अब लेखपाल को अलग अलग जगहों पे कहीं पटवार भी कहा जाता है, कहीं अलग अलग नाम हो सकते हैं, क्योंकि राज्य सूची का विषय है तो राज्यों में नामों में अंतर आ सकता है, लेकिन उसका मूल काम होता है भूमि का प्रबंध करना, कि किसकी जमीन कितनी है, रास्ता कहाँ से जाता है, रिजर्व लैंड क्या है। और दूसरा है ग्राम विकास अधिकारी, ये है वीडीओ, बीडीओ नहीं, एक होता है बीडीओ, दूसरा होता है वीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे कई जगह ग्राम सचिव के रूप में भी कहा जाता है। जो ग्राम सचिव होता है, ग्राम सचिव या ग्राम विकास अधिकारी का और ग्राम प्रधान का एक संयुक्त खाता होता है। जो ग्राम प्रधान है और ग्राम विकास अधिकारी है, इसका एक ज्वाइंट अकाउंट होता है और इस ज्वाइंट अकाउंट के द्वारा समूचे गांव के विकास को सुनिश्चित किया जाता है। समूचा गांव का विकास सुनिश्चित होगा। और खास बात है, दोनों के ज्वाइंट अकाउंट होने का मतलब है पंचायती राज में केवल प्रशासनिक विकेंद्रीकरण नहीं किया गया है, उससे भी बढ़कर वित्तीय विकेंद्रीकरण किया गया है, लेकिन उसको हम बाद में देख लेंगे। बस ये संकेत आपको दे दें कि 73rd अमेंडमेंट के पहले पंचायतें थी, लेकिन उसके पहले पंचायतें कैसी थी? वो ज़्यादातर पे गांव का प्रधान होना एक सम्मान का पद था, एक सांकेतिक महत्व का पद था। लेकिन आज तो प्रधान होने का मतलब होता है कि एक प्रधान के अकाउंट में कम से कम साल भर में 1 से 2 करोड़ रुपए आते हैं। तो यहाँ पे तो एक वित्तीय विकेंद्रीकरण हुआ है। अब ये दोनों लोग मिलकर गांव का विकास करेंगे। अब यही तो है कि अगर आपको याद होगा, बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या कहा था, इसका मतलब पंचायती राज ने बदला क्या? अगर पंचायती राज न होता तो गांव के विकास की सारी जिम्मेदारी किसकी? ग्राम विकास अधिकारी की। अगर सॉरी, ग्राम विकास अधिकारी की सारी जिम्मेदारी होगी तो निश्चित तौर पर फिर वो कहीं उत्तरदायी तो है नहीं गांव के प्रति। लेकिन अब ग्राम प्रधान की भूमिका आ गई तो निश्चित तौर पर इसमें जन सहभागिता आ गई, ग्राम सभा की भूमिका आने से जन सहभागिता आ गई। इसलिए कहा जाता है कि नौकरशाही में एक बड़ा बदलाव हो रहा है, न केवल शक्तियां विकेंद्रित की गई हैं बल्कि उसमें जन प्रतिनिधियों की भूमिका को बढ़ाया गया है, और ये तो डेमोक्रेसी की सबसे खास बात है। उसके ऊपर आप देखेंगे जो उसके ऊपर पदाधिकारी हैं, वो अगर ब्लॉक के स्तर पर देखा जाए, खंड के स्तर पर देखा जाए, तहसील के स्तर पर देखा जाए तो एक नायब तहसीलदार होता है जो भूमि का प्रबंध करता है।
उसके बाद एक BDO होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, एक खंड विकास अधिकारी होता है। कई जगह BDO को SDM के रूप में भी व्यक्त किया जाता है, क्योंकि राज्य के प्रशासन अलग अलग जगहों पे होते हैं। और यहाँ पे खंड विकास परिषद का अध्यक्ष, जो जनता के द्वारा निर्वाचित एक जनप्रतिनिधि है, खंड विकास परिषद का अध्यक्ष। खंड विकास परिषद का अध्यक्ष है जो जनता के द्वारा निर्वाचित एक संस्था है। तो फिर आप देखिए, फिर यहाँ पे शासन में सहभागिता की गई। और सबसे बड़ी बात, पंचायतों के आने के बाद एक अलग से पंचायती राज मंत्रालय लाया गया। और पंचायती राज मंत्रालय के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ पूरे विकास की जिम्मेदारी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की है, और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण कैसे किया गया, पहली बार एक पंचायत राज अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज अधिकारी, जनपद पंचायती राज अधिकारी का प्रावधान किया गया, DPRO। तो ये देखिए, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, यानी पहले पंचायतों के विकास की सारी जिम्मेदारी किसकी थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। पंचायतों के विकास की सारी जिम्मेदारी किसकी थी, या कह लीजिए कि चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, CDO। तो ये दोनों प्रशासनिक अधिकारी होते थे। और यही तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम फेल क्यों हो गया, क्योंकि जिस आम जनता का विकास आप करना चाहते हैं उसकी सहभागिता ही नहीं है। और आप कह रहे हैं कि विकास हो जाएगा। और पंचायती राज ने क्या किया, गांव के विकास के लिए आम जनता की सहभागिता को आगे बढ़ा दिया। और यहाँ पे सबसे ऊपर जो जनप्रतिनिधि होता है वो है जनपद पंचायत का अध्यक्ष। तो पंचायती राज ने इस तरीके से जनप्रतिनिधियों की भूमिका को विकास में केंद्रीय बना दिया, जनता की सहभागिता को बढ़ावा दे दिया। पंचायती राज ने जनप्रतिनिधियों की भूमिका को बढ़ाया, जनता की सहभागिता को आगे बढ़ा दिया। पंचायती राज ने एक नई नौकरशाही का निर्माण किया, यानी पंचायती राज का ये मतलब नहीं है कि नौकरशाही रहेगी ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी रहेगी ही नहीं, क्योंकि अब सामान्यतः देखिए हमारे लोकतंत्र और नौकरशाही, अगर शाब्दिक बात करें, अगर कॉन्सेप्चुअल मुद्दा उठाएं, तो एक तरफ है ब्यूरोक्रेसी, दूसरी तरफ है डेमोक्रेसी। शाब्दिक रूप में दोनों शब्दों का विरोधाभास आता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का मतलब है नियम, किसी शासन, मेज का शासन, जबकि डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों का शासन, जनता का शासन। तो सैद्धांतिक रूप में देखेंगे दोनों आपस में टकराते हैं कि भाई एक तरफ जनता का शासन है, दूसरी तरफ अधिकारियों का शासन है। जब ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग विंसेंट डी गोर्नी ने पहली बार किया था, तो उनका मतलब क्या था कि नियम का शासन होगा, मेज का शासन होगा। तो आप कहेंगे मेज का शासन कैसे होता है, इसका मतलब जो भी इस मेज पे बैठेगा, अब मेज पे कौन बैठता है, प्रशासनिक अधिकारी, तो उनके काम करने के एक लिखित नियम कानून है, उसी से वो बधा रहेगा। और यहाँ तो जनता के प्रतिनिधि हैं जो अलग तरीके से काम करते हैं। इसलिए आज के दौर में कहा जाता है कि पंचायती राज नहीं है, गुड गवर्नेंस का पार्ट है। अब कहेंगे गुड गवर्नेंस कैसे है, क्योंकि पंचायती राज क्या आगे बढ़ा रहा है, सुशासन के मूल लक्षण को बताया, उससे पंचायती राज को जोड़ दें। तो पंचायती राज गुड गवर्नेंस कैसे आगे बढ़ाता है, देखिए गुड गवर्नेंस का लक्षण क्या है, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। और जरा सोच के देखिए, ये विकेंद्रीय प्रशासन का विकेंद्रीकरण ही तो है। अब गांव में किसको उज्ज्वला योजना दिया जाए, ये कौन तय कर रहा है, ग्राम सभा। यही तो डिसेंट्रलाइजेशन है। गांव के यानी ग्राम सभाएं तय कर रही है कि गांव में कहाँ पे तालाब खुदवाना है, किसको मनरेगा का पैसा देना है, PDS में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी जो जिसे आम भाषा में गांव में कोटेदारी कहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ठेका किसको दिया जाए, ये सब ग्राम सभा तय कर रही है।
यही तो डिसेंट्रलाइजेशन है। इसका मतलब पंचायती राज न होता तो गांव के सारे विकास के निर्णय कौन लेता? या तो जनपद, या तो लखनऊ से लिया जाता, या दिल्ली से। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि पंचायती राज आने के पहले जो गांव के विकास की मूल संस्था थी उसका नाम है DRDA, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, जनपद ग्रामीण विकास एजेंसी। तो DRDA की स्थापना भारत में 1960 के दशक में की गई, जिसका काम था गरीबी निवारण, जिसका काम था गांव के विकास को आगे ले जाना, गरीबी निवारण। ये पूरा दायित्व दिया गया था DRDA का, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, और ये प्रशासनिक अधिकारियों की संस्था थी। लेकिन पंचायती राज ने इसके बजाय अब गांव के विकास के लिए नई संस्था आ गई, DPC, जनपद नियोजन समिति। और जनपद नियोजन समिति में एक तरफ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, दूसरी तरफ निर्वाचित प्रतिनिधि भी हैं। प्रशासनिक अधिकारी और निर्वाचित प्रतिनिधियों दोनों के समावेश से जो संस्था बन रही है वो जनपद नियोजन समिति। इसलिए पहला पंचायती राज क्या स्थापित कर रहा है? विकेंद्रीकरण। और यही लिखने का तरीका है कि एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि गुड गवर्नेंस का पार्ट क्या है, और सवाल है गुड गवर्नेंस और पंचायती राज को एक साथ जोड़ के आप नहीं लिखेंगे तो बात फिर अधूरी हो जाएगी। कि गुड गवर्नेंस एक ऐसा शब्द है जो कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। तो सवाल है पंचायती राज के वो कौन से एलिमेंट है जो गुड गवर्नेंस से जुड़ते हैं? ये बात महत्वपूर्ण है, इसलिए विकेंद्रीकरण किया जाए, पहला। दूसरी बात है, और हमने एग्जाम्पल बता दिया, ग्राम सभा से विकेंद्रीकरण हमने किया। दूसरी बात है पंचायती राज गुड गवर्नेंस का उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन, सहभागी शासन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सहभागी तो है। जब हम सहभागी शासन की बात करते हैं, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए नौकरशाही के कार्यप्रणाली में लोकतंत्र ने बड़ा परिवर्तन किया। अंग्रेजों के समय प्रशासनिक तंत्र ही था। अंग्रेजों के समय प्रशासनिक तंत्र का मूल ढांचा क्या था? राजस्व वसूलना। अंग्रेजों के जमाने के जेलर जो हुआ करते थे वो मूल काम क्या करते थे? पैसा वसूल लिया, राजस्व वसूल लिया। यानी कुल मिला के जो नौकरशाही थी वो नियंत्रणकारी ज्यादा थी। नियंत्रणकारी का मतलब है विधि व्यवस्था बनाए रखना, पैसा वसूलते रहना। आम जनता की भलाई और सशक्तिकरण का दायित्व तो उस पर था ही नहीं। लेकिन आज नौकरशाही, आज इसलिए सिविल सेवक कहा जाता है। ये कितना बड़ा चेंज है। तो सवाल है कि नाम से ही चेंज हो रहा है या अप्रोच ही बदल रहा है? अप्रोच ही बदल रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था, अंग्रेजों के ज़माने में जो नौकरशाही में मिली हुई थी उसमें अधिकारी होने का मतलब क्या था? हमेशा निर्देश देना, आदेश देना। यानी नौकरशाही जो सिविल सेवक थे आदेशात्मक था, निर्देशात्मक था। आज कैसा है? सहभागी है। दोनों बातों में फर्क होता है। यानी पहले क्या होता था कि DM आदेश देता था गांव के विकास के लिए सड़क बना दी जाए। आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद पूछता है जनपद पंचायत से, जनपद नियोजन समिति से, ग्राम सभा से कि आप बताइए आपके गांव का विकास कैसे होगा। हम आपकी बात को लागू करने के लिए हैं, हम आपकी बात को सप्लीमेंट करने के लिए हैं, हम आदेश देने के लिए नहीं है। कितना बड़ा फर्क आया। पहले ही होता था कि जिलाधिकारी ये बताएगा गांव में कौन सा कुआं खुदा है, सड़क कहाँ से जानी है, बिजली खंभा कहाँ लगेगा। आज ये सारा काम किसको दे दिया गया है? भाई आप ग्राम सभा, ग्राम प्रधान, ये सब मिलकर तय करिए। हाँ, जहां आपको आवश्यकता हो, हमारी जरूरत हो, हम वहां पर आपके साथ हैं। सहभागी शासन यानी प्रशासन निर्देशक नहीं है, प्रशासन नियंत्रक नहीं है, प्रशासन क्या है? पार्टिसिपेटिव। और इसलिए आप देखेंगे गुड गवर्नेंस के जमाने में पूरे प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रेनिंग से लेकर सारा कुछ चेंज हो रहा है। जैसे कि अब प्रशासनिक, जैसे चाहे सरदार पटेल एकेडमी हो हैदराबाद में, मसूरी हो, तो वहाँ पे पूरा ट्रेनिंग का पूरा ढांचा ही बदल रहा है। पहले तो ब्यूरोक्रेसी का अलग जलवा था। आज जैसे पुलिस अधिकारियों को सिखाया जाता है कि कोई भी आम जनता आपको फ़ोन करे तो आप उस फ़ोन कॉल का जवाब कैसे दीजिए, कैसे देंगे कि श्रीमान मैं इस ज़िले का पुलिस कप्तान बोल रहा हूँ, बताइए आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। अब ज़रा जो सोच के देखिए
सही मायने में देखिए, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी जनता की सेवा के लिए तो है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात रही, हमारा तंत्र ऐसा रहा है, लोक और तंत्र कॉन्सेप्ट हमें नहीं भूलना है। हमारा तंत्र ऐसा रहा है कि आम जनता तो इस प्रशासनिक तंत्र को देख के भाग खड़ी हुई। आम जनता को आज भी गांव में अगर पुलिस चली जाए तो बहुत सारे लोग डर के मारे घरों में घुस जाते हैं। उनको लगता है कि पुलिस आई है, कुछ फंसा देगी मामला, पुलिस आई कहीं बिला वजह ही ने पकड़ ले। तो ये जो डर है, अब सवाल ये है, सिद्धांत तो ये कहता है कि पूरा तंत्र हमारी सेवा के लिए है, और आम जनता से, तंत्र से आम जनता डरने लगे, फिर तो कहीं न कहीं गड़बड़ है। इसीलिए जो हमने पार्टिसिपेटिव, इसका मतलब इसलिए तो आजकल के साथ पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, और अगला पीपल्स पार्टिसिपेशन। इसलिए मैंने पहले बताया था, चाहे वो आज आप देखेंगे जल संरक्षण एक बहुत बड़ा टास्क बना हुआ है, और आप याद रखिए जल संरक्षण के बारे में हमेशा याद रखिए, पीटी में इससे महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं, क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी है, सरकार की पॉलिसी की प्रायोरिटी है कैसे हम वाटर रिजर्व करें। तो इसमें सब सहभागी, बिना जनता के सहभागिता के, अब कितने एग्जाम्पल हमने बताया, आपने कहा कि भाई गांव साफ रखना है, जनता करी हम गंदगी के पैदा करेंगे, कुछ नहीं कर सकते आप। यानी एक प्रशासन का अधिकारी आके सब कुछ कर जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, लोकतंत्र में चूंकि मालिक तो हम हैं, तो हम 5 साल में एक बार वोट दें, ये लोकतंत्र का तो नकारात्मक मतलब है। अरे हमारा संसाधन है, पैसा हमारा है, हम उसके मालिक हैं, तो हमें सतत जागरूक रहना पड़ेगा, हमें सतत अपने गांव के विकास के लिए काम करना पड़ेगा। और आज तो आप देखेंगे सहभागिता, ये इस स्तर की सहभागिता है, यहाँ सहभागिता हो गई, सहभागी शासन। तो आज तो आप देखेंगे विकास के हर काम में जनता की सहभागिता ली जाती है, और सहभागिता जहाँ होगी वहाँ उत्तरदायित्व तो अपने आप बढ़ जाएगा। तो यही तो गुड गवर्नेंस का मतलब है। और फिर इसमें क्या हो रही है, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी भी आ रही है। और जब भी निर्णय, याद रखिए, विकेंद्रित होगा, त्वरित होगा। अब गांव पे कोई काम करना है, दिल्ली से आप संदेश ला रहे हैं, तो संदेश लाने में ही महीनों बीत जाएंगे। अब गांव में कोई घटना हुई तो उसका तत्काल समाधान किया जाए। और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, पंचायती राज ने सोशल ऑडिटिंग का भी प्रावधान कर दिया है। अब देखिए कैसे चीजों को जोड़ते हैं, अब जरा सोच के देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, अगर पंचायती राज को आप लिख रहे हैं, और यही मेंस में लिखने का तरीका होता है, क्या पंचायती राज पे है तो पूरे कॉन्टेक्स्ट आप मत भूलिए, संघीय शासन, संसदीय शासन। भाई जिस देश में हम बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं पंचायती राज से नौकरशाही अलग है। पहला, पंचायती राज है तो राइट टू इन्फॉर्मेशन भी तो है, सूचना का अधिकार है। सूचना का अधिकार अब तो एक हमारा महत्वपूर्ण वैधानिक अधिकार बन गया है। और इसका मतलब है सूचना हमें क्यों चाहिए, क्योंकि भाई हम मालिक हैं शासन के, तो उत्तरदायित्व बिना सूचना कैसी होगी। और हैरानी की बात यह है कि जिस सूचना के अधिकार का प्रावधान जो हमारे पास आया, उसका भी इतिहास पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। एक संगठन MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन, जिसका उल्लेख हम सामाजिक आंदोलन में भी करते हैं, मजदूर किसान शक्ति संगठन, अरुणा रॉय जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, वो इस संगठन को चलाने वाली महिला है। तो ये माना जाता है कि MKSS का मूल काम और परिवर्तन, जिसकी स्थापना अरविंद केजरीवाल लोगों ने की थी, तो MKSS परिवर्तन, और खासतौर पर MKSS ने पहली बार राजस्थान की ग्राम सभाओं ने एक बात कही। MKSS ने कहा कि भाई आप ये बताइए कि आपके पास जो भी जनपद में पैसा आता है, अब ये घटना तब 73rd अमेंडमेंट लागू हो गया, 73rd अमेंडमेंट लागू हो गया तो पंचायतों को पैसा मिलना शुरू हुआ। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी ग्रामीण जनता को पता ही नहीं होता कि हमारे पास क्या स्कीम है, कितने पैसे आते हैं। और कई बार तो हमारी जनता इतनी भोली भाली है कि वो सोचते कोई बात नहीं है, कोई गरीब आदमी प्रधान बन गया, वही खा पी ले, एक बार वो थोड़ा कंडीशन ठीक हो जाएगी, फिर अगला आदमी होगा, तो 200-300 सालों में ऐसे ऐसे गांव का एक एक आदमी प्रधान हो ही जाएगा। तो जबकि वास्तविकता है कि MKSS ने पूछा, भाई ये बताओ कितने पैसे लाते हो, किस मद के लिए अपने पैसा खर्च किया, मैं आंकड़ा तो दो। तो अधिकारियों ने आंकड़े बताने से मना कर दिया। अधिकारियों ने कहा नहीं नहीं भाई, ये तो हमारा विशेषाधिकार है। इसी बात पे
MKSS ने पूरा आंदोलन किया और बाद में ये मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप सरकार को अंततः विधि बनानी पड़ी और आज राइट टू इंफॉर्मेशन एक वैधानिक अधिकार बन चुका हुआ है, एक लीगल राइट है। यानी आज हम सरकार की किसी भी योजना के बारे में पूछ सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसी का परिणाम है कि शायद आपने नोटिस किया होगा, अगर अपने गांव के स्कूल पे जाइए तो वहाँ लिखा होता है कि मंगलवार से शनिवार तक क्या क्या खाना बनेगा, क्या क्या आइटम होंगे खाने के। और फिर मंगलवार से शनिवार तक खाना ही नहीं बने रहेगा, बल्कि अब ये सब चीज़ें तो लिखी नहीं जा रही हैं। जरा सोच के देखिए, गांव के प्रधान को तो पूरे गांव को बता देना चाहिए, भाई ये स्कीम आई है, इतना पैसा मिला है। ये प्रधान के लिए एक तरीके से मैंडेटरी होना चाहिए और तकनीक रूप में देखा जाए है भी। अब ग्राम सभा को ये सारी बात बतानी चाहिए। ग्राम सभा की बैठक हो, उसे पूरी गांव को बताया जाए कि भाई ये स्कीम आई है, इसमें इतना पैसा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि गांव के प्रधान कोई बताता नहीं, उसका नकारात्मक पक्ष है। और न जनता उतना पूछने में इच्छुक रखती है। हाँ, जनता को अलग अलग लोगों की अलग अलग कीमत है, किसी को 100 रुपये मिल गया, 200 400, तो प्रधान वैसे वैसे खुश कर लेता है। अदरवाइज यकीन मानिए, पंचायती राज तो बिल्कुल रेवोल्यूशन पैदा कर रहा है। डेमोक्रेसी में शायद ही इससे कोई कारगर मामला होगा। अब देखिए, एक तरफ हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मिल गया, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक पंचायती राज से नहीं मिला, बल्कि पंचायती राज के कारण वो मिल गया हमें। और दूसरी तरफ पंचायती राज क्या कर रहा है? सोशल ऑडिटिंग। यही तो पारदर्शिता है। अब हमने पारदर्शिता से किसको जोड़ दिया? सोशल ऑडिटिंग को। विकेंद्रीकरण से किसको जोड़ दिया? 3 स्तर की पंचायत को। ये लिखने का तरीका है। और पारदर्शिता कैसे? अब सोशल ऑडिटिंग कैसे है? अब हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन तो ही है, या और आजकल तो आप देखेंगे ई गवर्नेंस का कितना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, और होना भी चाहिए। इसी को कहते हैं इस बार बल्कि आई इसमें फंक्शनलिटी। आज तो और जरा सोच के देखिए, अगर एक अधिकारी चाहे, एक तो जनता जागरूक हो तो, क्योंकि आज अगर कोई अधिकारी निर्णय करता है तो सोशल ऑडिटिंग कैसे होगी? अब मान लीजिए कि गांव की ग्राम सभा को मिला पैसा 1 करोड़ रुपए एक साल में, 1 करोड़ पैसा मिला और 4 जगह खर्च करने को कहा गया, ABCD, ये 4 मद है, इस पे आप खर्च कर दीजिए। तो कहाँ खर्च हुआ है बात जान जानी, तो इसका मतलब है सोशल ऑडिटिंग। अच्छा, लेखांकन का मतलब है कि लेखांकन तो एक्सपर्ट करता है, जैसे CAG हमारी एक संस्था है, लेकिन यहाँ पूरा गांव आम आदमी मिलके लेखा परीक्षण करेगा, लेखांकन करेगा, ऑडिटिंग करेगा। आम आदमी कैसे करेगा? तो जब सोशल ऑडिटिंग होगी, 73rd अमेंडमेंट में लिखा गया है, तो कैसे होगी? फिर आम भाषा में होगी। इन्हें ऐसा नहीं कि सोशल ऑडिटिंग करिए अंग्रेजी भाषा में, गांव के लोग जानते ही नहीं, लैटिन में कर दीजिए, नहीं। पहले तो भाषा, लैंग्वेज आम आदमी की होनी चाहिए। और सारे ग्राम की जनता को सूचना दे दी जाए कि अमुक तिथि अमुक दिन को सोशल ऑडिटिंग होगी। तीसरा, सारे गांव के अधिकारी आएंगे, ये सारे अधिकारी उपस्थित होंगे, ग्राम प्रधान होगा, पूरी गांव की जनता होगी, और उसमें बताया जाएगा क्या क्या ग्राम सभा ने काम किया। और फिर गांव की जनता वहां जा जा के निरीक्षण करेगी कि जो काम हुआ है वो वास्तविक रूप में हुआ कि नहीं हुआ। कि पेपर पे तालाब खुद गया और तालाब तो वास्तविक रूप में खुदा ही नहीं। तो ये है सोशल ऑडिटिंग का विचार। इससे अपने आप शासन में पारदर्शिता बढ़ेगी, और शासन में पारदर्शिता बढ़ेगी, इसी से जनता शक्तिशाली होगी। शासन में जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, तो याद रखिए, शासन में जैसे ही पारदर्शिता होगी, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, नौकरशाही की शक्तियां कम हो जाएंगी। नौकरशाही की शक्तियां कहाँ से आती हैं? गोपनीयता से, सीक्रेसी, कि भाई हम कुछ करेंगे बताएंगे नहीं, बताएंगे क्यों नहीं, हमारे पास कितना पैसा वो नहीं बताएंगे, कहाँ हमने खर्च किया वो नहीं बताएंगे, जबकि पैसा हमारा है। और यही तो नारा था इन लोगों का कि हमारा पैसा हमारा हिसाब। भाई पैसा हमने लगाया, आम जनता, आम टैक्स पेयर का पैसा है, और प्रशासनिक अधिकारी ये नहीं बता रहे कि आखिर पैसा खर्च कहाँ किया। इसलिए पंचायती राज क्या करता है? सुशासन करता है, गुड गवर्नेंस पैदा करता है। और लेकिन जब आप कहेंगे कि गुड गवर्नेंस की बात यहाँ तक, हमने चार विशेषता बता दी, 5वीं लिख सकते हैं, 6ठी उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन
अभी तक जो हमने गुड गवर्नेंस की परिभाषा बताई, उसमें प्रक्रियात्मक पहलू ज़्यादा है कि विकेंद्रीकरण होगा, सहभागी होगा शासन, उत्तरदायी शासन होगा। तो अब पूछेंगे क्या इसका कोई तत्वात्मक पहलू भी है? तत्वात्मक का मतलब है मैं सरकार चलाना, सरकार से पूछना, ये प्रक्रियात्मक है। उत्तरदायी होना, सहभागिता होना, ये प्रक्रियात्मक है। लेकिन जहाँ गांव की जनता का विकास हो, इस पूरे सुशासन का मूल उद्देश्य क्या है? यानी ट्रेन तेज चलने लगे, क्या यही पर्पज है? कि ये पर्पज नहीं है, नेट की स्पीड तेज हो जाए, क्या सुशासन का यही पर्पज है? नहीं, नेट की स्पीड तेज होनी चाहिए, ट्रेन की स्पीड तेज होनी चाहिए, लेकिन ट्रेन में समाज का हर वर्ग बैठ जाए, ये भी तो होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय। तो पंचायती राज क्यों लाया जा रहा है? ये तो इंस्टीट्यूशन है, प्रक्रिया है। पंचायती राज का उद्देश्य देखेंगे तो क्या 3 स्तर की पंचायत बनाना है? नहीं, साधन है ये। ठीक वही तर्क जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तो एक तरफ लोकतंत्र में क्या है? इंस्टीट्यूशंस हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। दूसरी तरफ है स्वतंत्रता, समानता, न्याय। दूसरी तरफ है आदर्श। लोकतंत्र का मर्म क्या है? आदर्शों में है। इसीलिए सामाजिक न्याय होना, ये डेमोक्रेसी का क्या है? सबस्टेंस है, मूल आदर्श है, मूल मर्म है। ऐसा पंचायती राज आगे बढ़ा रहा है। और आज आप देखेंगे कि इसको कई एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं। पंचायती राज क्यों जरूरी है? अब देखिए, एक पार्ट को ऐसे दूसरे पार्ट से जोड़ते हैं। पंचायती राज क्यों जरूरी है? क्योंकि आजकल छोटे छोटे राज्यों की मांग की जा रही है। अब राज्यों का निर्माण हमने आपको बताया था। क्या आपको लगता है कि भारत में कितने भी छोटे राज्य बना दीजिए, उसके बाद भी छोटे राज्यों की मांग आ जाएगी? ये तो अंतहीन सिलसिला है। और दूसरी बात है, क्यों ना हम पंचायतों को आगे बढ़ाएं? अगर इस बात को और आगे बढ़ा के देखें तो आप देखेंगे 91 के बाद देश में उदारीकरण आया। अभी ये देखिए, कॉन्टेक्स्ट में देखने की प्रवृत्ति है। जब भी आप पंचायत देखते हैं, ऐसा तो नहीं कि केवल पंचायत को देखिए, पूरे संदर्भ को और खत्म कर दीजिए। पंचायती राज किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? 92 में आ रहा है, उसके पहले 91 में उदारीकरण, पूरी देश की व्यवस्था बदली। उदारीकरण में चुनौतियां भी हैं, अवसर भी हैं। तो उदारीकरण में चैलेंज क्या आ रहा है? फायदे तो हो ही रहे, हर व्यवस्था के फायदे, उसके नुकसान है। और हमारा अप्रोच क्या होता है? किसी व्यवस्था के न केवल फायदे होते हैं, न केवल नुकसान होते हैं। अब कुछ लोग इस तरीके से देखते हैं, अरे व्यवस्था बेकार है, यानी केवल उन्हें नुकसान ही दिखता है, इसका मतलब उनके देखने में थोड़ा खामी है। और कुछ लोग कहना केवल फायदा है, तो उनके भी देखने में थोड़ा भावनात्मक हो जाता है, वो रास्ता बीच का होता है। इसलिए अब देखें, 91 के बाद पहली प्रॉब्लम आई, संपत्ति का केंद्रीकरण ज्यादा हुआ है और लोकतंत्र में चीजें विकेंद्रित होनी चाहिए। आज पूरी दुनिया में इसकी मांग की जा रही है, जो गांधी की प्रासंगिकता को बताता है। डिसेंट्रलाइज करिए। अरबपति देश में बढ़ जा रहे हैं, उससे आप संपन्नता का पैमाना तय नहीं कर सकते। संपन्नता का पैमाना कैसे हो गया कि गांव आगे बढ़ जाएंगे? दूसरा, आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि भारत में एक तरफ तो उदारीकरण आया, दूसरी तरफ सुशासन आ रहा है, तीसरी तरफ माओवाद फैल गया। तो माओवाद अगर फैला तो कहीं ना कहीं वो शासन का फॉल्टी डेवलपमेंट था। देखिए, डेवलपमेंट के फॉल्टी मॉडल थे, यानी कहीं ना कहीं जो हम विकास के मॉडल अपना रहे हैं, उसमें ही कहीं विसंगतियां रह गई हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है। इसलिए हम ये करके पल्ला नहीं झाड़ सकते कि कहीं नक्सलवाद है, माओवाद है, तो वो तो देश के दुश्मन है, वो मतलब ऐसे ही केवल आर्म्स गैंग है। कहीं न कहीं हमारी सामाजिक व्यवस्था के वो परिणाम है। कहीं न कहीं हमारे विकास के कहीं विकृत मॉडल आ गए। भाई, जो विकास का फ़ायदा आम जनता तक नहीं पहुँचेगा और ग्रामीण जनता तक जल, जंगल और ज़मीन। भाई, माओवादियों की पूरी लड़ाई में देखिए 3 मामला था ये। उनका भाई 70 साल लोकतंत्र हो गया, आपने पता नहीं कितनी संस्थाएँ बना ली, उससे हमें डेमोक्रेसी का मतलब समझ में नहीं आया। हमें सीधा भाई, हमें जल, जंगल, ज़मीन पर हमारा स्वामित्व चाहिए। यही तो पंचायती राज है कि गांव के संसाधनों पर, गांव का विकास आप करेंगे। अब लेकिन कुल मिलाकर, अब आदर्श तो बहुत बड़ा है,
गांव का हम विकास करेंगे, गांव को लोग करेंगे। लेकिन जो बात किसी संविधान में नहीं लिखी जाती, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी बात लास्ट में कही थी कि हम भारतीयों को इतना बड़ा संविधान दे रहे हैं, शासन दे रहे हैं, उनमें हम एक बात किसी को सिखा नहीं सकते, और वो है नैतिकता। और जिस देश में लोगों में नैतिकता नहीं होगी, जहाँ पे लोगों में ये नैतिक भावना नहीं होगी, उस देश का विकास फिर नहीं हो सकता। तो ये हमें बहुत ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि आखिर में जब हमें जनता को सारी शक्तियां मिल गई और जनता ही भ्रष्ट है। भाई, भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत हितों को समुदाय के हितों से आगे रख देना, ये भ्रष्टाचार है। और उसी का परिणाम होता है भ्रष्टाचार पैसे के रूप में उसका एक पार्ट है। तो अब सवाल है, ग्राम प्रधान क्यों बनता है? ग्राम प्रधान का पूरा विचार क्या है? गांव की भलाई के लिए ग्राम प्रधान तो ऐसे आदमी होना चाहिए। इससे शायद हम एक बात उसे मिसिंग मान लेते हैं, और यही तो है संवैधानिक नैतिकता। अब कोई प्रधानमंत्री बन जाए और अपने हितों को पहले रख दे, तो फिर वो मामला ठीक नहीं होता, फिर वो मामला बिल्कुल ठीक नहीं होता। कोई प्रशासनिक अधिकारी हो जाए, पता चला उसके अपने हित पहले आ गए, और जब अपने हित आ जाएंगे तो कैसा मामला आएगा, चाहे परमवीर सिंह का हो, चाहे बाजे का हो, चाहे राजनेताओं का हो। इसी का परिणाम तो है। अरे भाई, शासन में आप जा रहे हैं तो अब एक सिस्टम इतना अच्छा हमने बना दिया, उस सिस्टम में काम करने वाला आम व्यक्ति है, तो जिसको हमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, अगर गांव का आदमी ये सब मान ले कि नहीं भाई चलो 2 रुपए हमको मिलेगा, 10 रुपए प्रधान को मिलेगा, और सब चोर चोर मौसेरे भाई, तो फिर पूरा विजन ध्वस्त हो जाता है, और यही परिणाम है। इसलिए जरा सोच के देखिए, पंचायती राज खामियां तो आप सब जानते हैं, खामियां शायद आपको बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन खामियों को मर्म तो यहीं पे आ रहा है। अब सवाल है कि और ये भी भ्रष्ट है, और सच मानिए भ्रष्टाचार यहाँ पे है। और तो कई लोग तो आलोचक कहते हैं कि अरे भाई, पंचायती राज नहीं, ये तो बस भ्रष्टाचार का लोकतांत्रिकरण है। यानी पहले भ्रष्टाचार दिल्ली लखनऊ तक था, अब तो गांव गांव तक पहुंच गया है, और ग्राम प्रधान किसी भी कीमत पे पैसा दे के खिला खिला के, और आप कहेंगे कि भाई अब आप कहें ग्राम प्रधान के खिलाफ जाइए, शिकायत करिए। शिकायत किससे करेंगे? इनसे करेंगे, डीपीआर करेंगे, खंड विकास अधिकारी से करेंगे, ग्राम विकास अधिकारी से करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका शेयर अपने आप बधा हुआ है। कहाँ जाएंगे अब? इसलिए किताबी दुनिया व्यवहारिक दुनिया में फर्क हो जाता है, और शायद हमारी जनता यही मूल बात भूल जाती है कि जब जनता को इतना बड़ा काम दिया गया है तो जनता से बड़े दायित्व की अपेक्षा है। वो दायित्व की अपेक्षा हम भूल जाते हैं। इसलिए मिल ने तो बात कही थी, थिंकर का बार बार आप यूज कर सकते हैं कहीं भी, कि मिल ने कहा था कि लोकतंत्र देखिए कोई गिफ्ट नहीं है, लोकतंत्र एक आदत है। उस मिल ही मानता था, उसका दोस्त एक था लॉर्ड लोथिया, उसने कहा भी था कि लोकतंत्र एक आदत है, हैबिट है, जिसमें हमें सच्चरित्र बनना होता है। ये कोई गिफ्ट नहीं है, कोई केक नहीं है जो एक व्यक्ति दूसरे को दे दे और अगला आदमी खा ले। इसलिए स्वराज्य, जो गांधी का स्वराज्य था, उसमें सबसे पहले तो व्यक्ति में नैतिक सुधार होना चाहिए, फिर व्यवस्थाएं अच्छी बदलेंगी। तो नहीं तो सब कुछ पीछे, चाहे पार्लियामेंट से लेकर ग्राम प्रधान तक, सिस्टम वही है। अब यहाँ सिस्टम को आप दोष देंगे या व्यक्तियों को, तो ये निर्णय आपके ऊपर है। लेकिन अब हम पंचायती राज की अगली तरफ चले, विकास की अगली तरफ, वित्तीय विकेंद्रीकरण।